एनवायरमेंटल इशू करके, पर्यावरणीय मुद्दे करके एक चैप्टर है, ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ चीजें हैं वो आप लोगों को बताई जाएगी और ये बताया जाएगा कि पेड़ हमारे लिए, वैसे सब लोग जानते हो कि कितने उपयोगी है ना। और मैंने तुमको एक चीज बताई भी थी रनिंग क्लास में कि सबसे महंगा इस यूनिवर्स में क्या है? कौन? गोल्ड बताया था क्या? गोल्ड, बिल्कुल, क्योंकि इस पृथ्वी के अलावा पूरे यूनिवर्स में कहीं लकड़ी नहीं है। किसी भी ग्रह पे चले जाना, नासा भी क्या कर रहा है, कोशिश में लगा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं पेड़ लगा पाए, तो उसके लिए अरबों डॉलर वो खर्च कर रहा है। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारा कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा है कि हम पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता तो है ही सर, और आपको बताएंगे सर। ऐसे सुना पर्यावरण के बारे में। अब आपको पता चल गया है भाई बात किस विषय पर होनी है, और सर आपको डेली मोटिवेट करते होंगे क्योंकि मैं इनके घर गया हूँ। सर ने बहुत अच्छी वाटिका, फलदार वाटिका तैयार की है। आप सभी को कभी मौका मिला ना तो इनके घर जाना और वहाँ का दृश्य देखकर अपने घर पर भी एक पक्षी वाटिका तैयार करना। जैसे पर्यावरण शब्द हम वर्तमान में सबसे ज्यादा सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चारों ओर पर्यावरण की गूंज ही गूंज सुनाई दे रही है। पीछे आवाज आ रही ना? चारों तरफ पर्यावरण ही पर्यावरण है। और सुबह सुबह जब हमारे सामने अखबार आता है तो पूरा अखबार एक बचाने की अपील से भरा होता है। पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, जंगल बचाओ, जल बचाओ, जमीन बचाओ, नारी बचाओ, कन्या भ्रूण बचाओ, बचाने की आवाज हो रही है। देख कर पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे हम अखबार नहीं अपराध पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? अपराध। वो भी उस देश में जिस देश की संस्कृति पूर्णतः प्रकृति पूज्य है। हमने पेड़ों में भी भगवान का वास करना, पीपल को देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश याद आ रहा आता नहीं आते, चूहे को देखते गजानन जी याद आ रहे, नीम को हम नारायण कहते हैं, तुलसी के हम दीपक जलाते हैं, पूजते हैं, माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं, करते नहीं करते। और इस देश की हर जाति ने पर्यावरण बचाने का काम किया है। जैसे खेजड़ी और हिरण बचाने में सबसे ज्यादा भूमिका विष्णु समाज की है। ऐसे चारण लोग चील और चूहे को पवित्र मानते, पूजते हैं। जसनाथ जी के अनुयायी चारों को पवित्र मानते हैं। और जसनाथ जी ने जो एक नियम बना दिया पर्यावरण से संबंधित, मरका वन में रखत कराए, मतलब आपको हिरण है उसकी वन में संरक्षण देना, उसे उसकी रक्षा करनी है, शिकारियों से छुड़ाना है। और उनके रास्ते पर चलते हुए दूसरा का एक युवक शिकारी हिरण का शिकार कर रहे थे और उन्होंने मना किया, भाई मत मार तू इस हिरण को, हमारा नियम है, हमारे जसनाथ जी ने बताया है कि भाई हम हिरण की रक्षा करेंगे, मारने नहीं देंगे। वो शिकारी की गोली का शिकार हो गए, शहीद हो गए। ऐसे ऐसे युवा जिन्होंने पर्यावरण बचाने में अपनी जान दे दी। अमृता देवी का नाम सुना ना आप लोगों ने? आज से 400 वर्ष पहले कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ठीक है, कमी तो कोरोना में आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी बचाने के लिए अपने परिवार सहित 363 लोगों ने जान दी। ये आप सभी ने पढ़ा है ना? उस समय तो पर्यावरण की कोई समस्या ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने जान दे दी, क्योंकि हमारी संस्कृति है ना वो पूर्णतः प्रकृति पूज्य है। लेकिन विगत 300-400 सालों में हम वो रास्ता भूल गए। भूले नहीं भूले, विकास के नाम समझ लो या हमारे आधुनिक जीवन शैली के नाम पर कुछ भी समझ
समझ लो, वो रास्ता हमने छोड़ दिया। समय समय पर जाम्बो जी हुए, कृष्णाथ जी हुए और भी दिग्विजय जी हुए, तेजल जी हुए, उन्होंने हमें रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन हम भटक गए। लेकिन हम भटकना नहीं है, उन्हें हमारे संत महापुरुषों ने जो रास्ता बताया उसे लेना है और पूर्ण प्रकृति पूज्य संस्कृति का पूजन करते हुए उनके रास्ते पर चलते हुए पर्यावरण संरक्षण करना। जैसे अगर पेड़ों की औसत बात करें ना, तो एक व्यक्ति इतना प्रदूषण करता है कि उस प्रदूषण को हटाने में 428 पेड़ों की आवश्यकता है। कितने पेड़ों की? और वर्तमान में भारत में सिर्फ 22 पेड़। कितने हैं? बहुत सारा गैप है ना, इस गैप को काटना, धीरे धीरे कम करना। एक व्यक्ति को 428 पेड़ों की आवश्यकता 22 है, तो एक चिंता का विषय है ना। इसी कारण ये कोरोना जैसी बीमारियां आती है, और जैसे पर्यावरण का नाम आता है तो वो कोरोना याद आ जाता है, और कोरोना याद आते ही वो शमशान वाली लाइनें, हॉस्पिटल वाली लाइनें, जो पैसों से भरी हुई है लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा, और एक डरावना सा चित्र हमारे दिमाग में घर कर लेता है। आप सभी भी अब कोरोना याद आने के बाद आप सभी चिंतित लग रहे हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। चेहरे पर थोड़ी मुस्कान रखो, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण करना किसकी जिम्मेदारी है? हम सब की। किसकी जिम्मेदारी है? अब इसमें करणीय कार्य बता रहा हूँ, आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले लेता हूँ मैं पेड़। आज हम पेड़, पानी, प्लास्टिक और ओरण गोचर, इन 4 विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेता हूँ मैं पेड़। पेड़ों में हमें सबसे पहले दीर्घायु पौधे लगाने। कौन से पौधे लगाने? दीर्घायु पौधों में आते हैं पीपल, बरगद, जाड़, कल्पवृक्ष, खेजड़ी, नीम, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, वो 15-20 पीढ़ियों की सेवा करते हैं। ऐसे पौधे हमें लगाने। जहाँ भी आपको सार्वजनिक जगह मिले, जैसे मंदिर है, घोषणा है, गोचर भूमि है, या सड़क के किनारे, सड़क का विस्तार होगा तो उसकी जगह छोड़कर, तो वहाँ पर हमें दीर्घायु पौधे लगाने ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हम नागौर वाले बहुत होशियार हो गए। पीपल लगा दिया तो विवाह करना पड़ेगा, बरगद लगा दिया तो लगाने वाला उसकी छाया में नहीं बैठ सकता, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और झाड़ लगा दिया तो झाड़ पर भूत देता, तो भूत झाड़ में नहीं है, कहाँ है? दिमाग में। उस दिमाग वाले भूत को निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है। हम सबको भ्रांतियों को दूर करना है, और जो समाज में जो ये कचरा भरा ना दिमाग में, उस कचरे को साफ करना, बाहर निकालना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप सोचते होंगे मैं हम तो केवल विद्यार्थी है, क्या कर सकते हैं? आप मात्र विद्यार्थी नहीं हो, भविष्य के पर्यावरण आप ही हो। भविष्य में पर्यावरण की चिंता करने वाला कौन हो? हम लोग। जोर से बोलो ना, डर क्यों है? तो ये तो दीर्घायु पेड़ों की बात। 2 नंबर पर आते हैं देशिज प्रजाति के लोग। आप सब लोग की किसान के बेटे बेटी हो, जाते हो कभी? हमारी खेतों की सीमों में पहले खूब सारे झाड़ीनुमा प्रजाति के पौधे होते थे। माट, मुराली, बौनी, आग, ये मोरली, ये सब, कंकेड़ी, कूमटा, ऐसे खूब सारे झाड़ीनुमा प्रजाति के पौधे होते थे। और तितर, खरगोश, हिरण, ये सारे छिपकर रहते थे, उनका घर था। लेकिन हम लोगों ने अज्ञानता समझ लो या अपना स्वार्थपन समझ लो, उन पेड़ों को हटा दिए। इस कारण उन वन्य जीवों और पक्षियों की संख्या कम हो गई, क्योंकि उन्हें आवास ही नहीं मिल रहा और नए प्रजनन अनुकूल परिस्थितियां मिल पा रही। इस कारण उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तो आप सबको अपने दादाजी के साथ, माँ पिताजी के साथ ये चर्चा करनी घर पर कि क्यों ना हमारी खेतों की सीमों में वो झाड़ीनुमा प्रजाति के पौधों का संरक्षण हो। उन्हें लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप हो जाते हैं, लेकिन उनका संरक्षण करना पड़ता है। हम क्या उनको हटा देते हैं, तो बीच में तार करने जाने की पट्टियां हो गई, उन पेड़ों को हटा देते हैं। ये हमारी मूर्खता है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग अपने घर वालों के साथ चर्चा करोगे, जितने भी झाड़ीनुमा प्रजाति के पौधे हैं ना वो लगाना। और जब कभी आपको गाँव में जाने का मौका मिले तो नरेगा के लोगों के साथ चर्चा करो। वो लोग खेजड़ी है, रोइडा है, कंकेड़ी है, कूमटा है, केले, इन लोगों को पौधे नहीं समझ रहे, परंतु शीशम है, नीम है, इनको समझ रहे। और
देवदार। कौन से पौधे? वो पौधे हमें अपने घर के आगे छोटे छोटे पौधे, जामुन है, अनार है, अमरूद है, ऐसे पौधे आप अपने घर के आसपास रखो। और उन पर फल आए ना तो झाड़ी साड़ी चुनरी से उन पौधे को ढकना नहीं। मैं देखता हूँ कई घरों के आगे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही फल आते हैं ना ऊपर ग्रीन नेट से कवर कर देते हैं या झाड़ी साड़ी चुनरी से ढक देते हैं और सोचते हैं कि इन पर जो फल आएंगे हम खाएंगे। हम तो बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं ना, पक्षी बाजार नहीं जा सकते ना, या वो भी बोलेंगे ठेले वाले को पैसा 2 किलो ना दे दे, नहीं बोल सकते ना। तो हमें उन पक्षियों की चिंता करनी है, क्योंकि पक्षियों की संख्या मात्र 20-25% ही बची है। बाकी पक्षी या तो विलुप्त हो गए या विलुप्ति के कगार पर है। तो पक्षी बचाना बहुत जरूरी है। पक्षी है तो जैव विविधता है, और कुछ पौधे फूलों वाला भी लगाना है, क्योंकि फूलों में भी छोटे छोटे कीट पतंग रहते हैं और वो कीट पतंग पक्षियों का भोजन है। तो पक्षियों की अगर संख्या बढ़ानी है, जैव विविधता बनाए रखनी है, तो हमें कुछ पौधे फलों वाले और फूलों वाले भी लगाने हैं। और हमारे नागौर की धरती पर खूब होते हैं अनार के पौधे। आप अपने अगर पानी की कीमत कमी है तो वो बाथरूम वाला पानी जाता है ना, वहाँ अनार का पौधा लगा दो, वो कोई तुलसी वाली पवित्रता वाली कोई बात नहीं। उस पर खूब फल आएंगे और पक्षियों की चहचहाट रहेगी और हमारी मानसिक शांति का संचार होगा, क्योंकि पक्षियों की आवाज़ आजकल आ ही रही है। वैसे हमारी दिनचर्या भी बदल गई है। पहले हम जल्दी उठते थे, पक्षियों की वो कदरों वाली आवाज़ आती थी, हम हमारा मानसिक दिमाग एकदम सही रहता था। लेकिन आजकल के 8-9 बजे से पहले उठते ही नहीं है। वो पहले दादी माँ पक्षियों को चुगे डालने भी जाती थी, हम छोटे छोटे साथ जाते थे। आजकल हम पहले उठते ही नहीं टाइम से, तो बेचारे पक्षी भी हमारा चुगे के लिए इंतजार करते रहते हैं और करते करते उठ जाते हैं भूखे प्यासे, और हम बिस्तर में सोए रहते हैं। ये गलत आदत है हमारी। आप लोगों को भी 5 बजे से पहले पहले उठ जाना चाहिए, वो रोज चुगा डालने जाना चाहिए। क्या करना है? चुगा डालना। सभी वाला गर्मी और आगे चुगे के साथ साथ वो परिंदा भी लगाना है। अपने घर के आगे पेड़ है या दीवार पर भी रख दो, एक वो परिंदा रख दो और उसमें रोज पानी डाला करो। ये काम आप सबको करना है। हो गई तो पेड़ों की बात। एक और है चौथा विषय सघन वन, क्योंकि हमारे पास पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। खेतों के बीच में हम पौधे लगाना चाहते नहीं है, और शिव में भी हमने हटा दिए, और घर के पास भी जमीन है नहीं, तो पौधे लगाने के लिए बहुत कम जमीन बची है। तो हमें सघन वन लगाना है। सघन वन एक नया शब्द है, एक जापान की मियावाकी पद्धति है। जैसे हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए, चाहे दीवार के पास 10 बाई 10 है, तो वहाँ खूब सारे पौधे लगा दो, 3-3, 4-4 फीट की दूरी पर। उन पौधों को पास में लगाएंगे, उनकी शाखाएं एक दूसरे के अंदर समाती जाएगी और एक काल्पनिक जंगल बन जाएगा। शहरी जंगल कहते हैं। क्या नाम क्या है? जैसे आप लोगों ने रामायण देखी है ना, महाभारत भी देखी ना, वो जंगलों का विहंगम दृश्य देखा है ना, वो हमें पुणे काल्पनिक जंगल बनाने हैं वापस। और छोटी सी दूरी पर बहुत सारे पौधे लगाकर वो सघन वन खड़े करने हैं। और ध्यान रखना, अलग अलग प्रजाति के पौधे, यहाँ नीम लगा दिया, अनार का लगा दिया, केजड़ी का लगा दिया, बेर का लगा दिया, जामुन का लगा देना। अलग अलग प्रजाति के पौधे 3-3, 4-4 फीट की दूरी पर लगा देना, ताकि उनकी शाखाएं एक दूसरे के समाती जाएगी और पक्षियों को भोजन और घर भरू मिल जाएगी। तो ये चारों प्रकार के पौधे बताए मैंने, दीर्घायु, फलों वाले, भेषज प्रजाति के वन और सघन वन। अच्छी तरह से समझ लिया ना? बोलो जय श्री कृष्णा। अब आते हैं हम पानी पर, क्योंकि अभी पर्यावरण में हमारा ध्यान सिर्फ पेड़ों पर गया, पानी पर गया ही नहीं है। नहीं गया ना? वो भी कोरोना आने पर हमें ऑक्सीजन की कमी पता चला कि ऑक्सीजन कितनी कीमती है, हमने पौधों की तरफ हमारा रुझान बढ़ा। लेकिन पानी पर अभी हमारा ध्यान गया ही नहीं है। आप लोगों ने चेन्नई का नाम सुना है ना? वहाँ 3000 फीट नीचे बोरवेल करके देख लिया, लेकिन पानी नहीं मिला। और अब पिछले 10 दिनों से बेंगलुरु की खबर आ रही है, अखबार में भी आ रहा है, टीवी पर भी आ रहा है, वहाँ पर पानी नहीं है। बगीचे में पानी देना बंद कर दिया, लोग बेंगलोर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, पानी नहीं है। गाड़ी धोने पर प्रतिबंध लगा दिया। और पिछले साल की खबर है दक्षिण अफ्रीका की,
वहाँ स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी आप लोगों को गर्मी में कोई बोल दे कि भाई साहब आपको नहाना ही नहीं है तो कैसा लगेगा? एक चिंता का विषय है ना। तो हमें भी पानी बचाने में हमारी किस प्रकार की भूमिका बननी चाहिए, इस पर हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। आप लोग किस प्रकार पानी बचा सकते हो? स्नान करते हो कितने बाल्टी काम लेते हो? 3 या 4? आज के बाद 10 लीटर पानी में स्नान करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर। 15 लीटर से अगर हम पानी ज्यादा काम लेते हैं, इसका मतलब हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए खतरा है। और टॉयलेट कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं तो नल चालू है, पानी फेंक रहे हैं मुंह पर, नल चालू है, तो भगवान ने हमें कितने हाथ दिए हैं? एक हाथ नल के ऊपर, दूसरा हाथ है नल के नीचे। पानी बचा सकते हैं ना। अब मटकी पर हम क्या रखते हैं? लोटा रखते हैं। भाई साहब आए, पानी पिया, आधा लोटा रख दिया, दूसरे भाई साहब आए तो पानी नीचे डाल दिया और फिर से लोटा आधा रख दिया। तो अगर लोटे की जगह हम गिलास रखे तो हम 140 करोड़ भारतीय रोज अगर 1 गिलास पानी बचाए तो कितना पानी बचेगा? हमारी भावी पीढ़ी के लिए पानी छोड़ सकते हैं ना। हमारे पूर्वजों के पास सिवाय तालाब के कोई जल संसाधन नहीं था। गांव में एक तालाब होता था और पूरे 12 महीना वो तालाब का पानी पर्याप्त था उनके लिए, क्योंकि वो हर एकादशी अमावस्या को पूरा गांव मिलकर तालाब की सफाई करते थे, खोदते थे। आजकल हम क्या करें? उन्हीं तालाबों में कचरा डाल रहे हैं ना। हमारे पूर्वजों ने अथाह मेहनत करके जो तालाब बनाए उनमें आज हम कचरा डाल रहे हैं। जो पाइपन पानी के लिए छोटा, वहां पर हम कब्जा कर रहे हैं। अब कब्जा करने वाले कितने लोग हैं? या 2% या 3%? बाकी 97-98% लोग देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्योंकि हम हमारे जो पूर्वजों की बातें थी ना वो भूल गए। तो समाज में वापस जन जागरण फैलाने का काम किसका है? हम सबका। सभी बोलो। जो लोग पाइपन पर कब्जा कर रहे हैं, तालाबों को गंदा कर रहे हैं, तो उनसे मुकाबला करना, समाज में जागरण फैलाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आजकल हम तालाबों को भूलकर नए पानी में डिपेंड हो गए। अगर आज भी 8 की तीव्रता का भूकंप आ जाए ना तो ये नहर भी टूट जाएगी, ये डैम भी फूट जाएगा और हम सब कैसे मरेंगे? क्योंकि हमने तालाबों को बर्बाद कर दिया और बोरवेल में पानी है नहीं, पानी नीचे चला गया। तो हमारा भविष्य कैसा है इस पर कभी सोचना। 50 लाख का घर बना लेते हैं लेकिन 1 लाख का टंका नहीं बना पा रहा। वो नहरी पानी पी रहे, वो जहर है, पानी नहीं है, वो क्या है? अभी आपको हरियाणा या पंजाब की तरफ जाने का मौका मिले ना तो जितने भी गंदे नाले हैं वो सब उस नहर में छोड़े हुए, वो पानी हम मजबूरी में पीते हैं। पीते नहीं पीते हैं। और ज्यादातर लोग शाम को इतना लेकर सोते हैं क्योंकि पाचन तंत्र सबका खराब हो गया। ये पानी इतना जहरीला है कि हमारा पाचन तंत्र ही खराब हो गया। जबकि बारिश का पानी पूर्णतया पीने योग्य होता है। शरीर के जितने मिनरल चाहिए ना, आवश्यक तत्व है, वो सारे बारिश के पानी में मौजूद है, लेकिन वो हम पीते नहीं क्योंकि बारिश का पानी हम संग्रहित करते नहीं। तो आपको भी अपने पिताजी के साथ, माँ के साथ चर्चा करनी है घर जाकर, दादाजी के साथ, कि अपन भी एक बड़ा टांका बनाएंगे और वर्षा जल को इकट्ठा करेंगे, पूरी साल वो हमारे लिए पर्याप्त है। करोगे ना ये काम? बोलो जय श्री कृष्णा। ये उस पानी की बात। अब कुछ बात कर लेते हैं प्लास्टिक। आप लोगों ने रामायण देखी है ना? जो सिंह वाला राक्षस देखा है या ना? वो रामायण में वर्तमान में ये सिंगल यूज प्लास्टिक कह दो चाहे पॉलीथीन कह दो, यही वो राक्षस है। बाकी वो सिंह वाला राक्षस नहीं आने वाला। पॉलीथीन है वो धरती को मिटाने पर तुला हुआ है। आप लोग अभी समझो। दिल्ली वाली तस्वीरें देखते हो ना आप, वो बड़े बड़े पॉलीथीन के पहाड़। और दिल्ली हमारे से ज्यादा दूर नहीं। जिस दिन दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा होता है तो नागौर का प्रदूषण की खराब भी होता है, वातावरण यहाँ भी खूब प्रदूषण होता है। तो आप लोग भी पॉलीथीन को किस प्रकार दूर करना है या पॉलीथीन के कितने नुकसान है इस पर कभी सोचते हो? नहीं सोचा ना। पॉलीथीन को इकट्ठा करके जला ऐसे करते हो ना। जलाना नहीं है, जलाने से तो वो और सूक्ष्म रूप हो जाता है, फिर वो पकड़ भी नहीं आता है। जलाने पर खतरनाक जहरीली गैसें निकलती है, वो भारी गैसें होती है, जमीन के आसपास ऊपर नहीं जाती है और जैसे हम सांस लेते तो कहाँ जाती है? फेफड़ों में। वो जाने पर कौन सी बीमारी होती है?
जला दो पॉलिथीन। अब हमें नहीं जलाना है और घर से भी बाहर नहीं फेंकना है। जैसे पॉलिथीन घर के अंदर आ गया तो क्या करोगे? जलाओगे नहीं, जमीन में गाड़ना नहीं, तो फिर क्या करोगे? कुछ तो करोगे। अच्छा, पॉलिथीन को घर के अंदर ही नहीं आना चाहिए, ये बात है ना। अच्छा, जाओगे तो कपड़े वाले थैली साथ लेकर जाओगे, ये बात हुई ना। लेकिन क्या कभी कभी वो ठेले वाला सब्जी एक प्लास्टिक में डाल देता, हम उनसे झगड़ा करते, नहीं भाई साहब एक अलग डालो, अदरक अलग डालो, मिर्ची अलग डालो, उसे लड़ झगड़ कर 3-3 4-4 थैली लेकर आते नहीं आते? अब नहीं लाने, अब बाजार जाओ तो कपड़े वाले थैली साथ में, लेकिन फिर भी वो पॉलिथीन तो घर के अंदर आएगा, दूध वाले थैली आ जाएगी, क्या करोगे? मसाले पॉलिथीन में, चिप्स बिस्कुट ये भी पॉलिथीन में, चॉकलेट भी वो कवर भी प्लास्टिक ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही प्लास्टिक पॉलिथीन घर के अंदर आया तो उसका रूप बदल लेना, वापस उस रूप में बाहर नहीं जाना। अब रूप बदलने के लिए क्या करना है, 1 लीटर वाली और 2 लीटर वाली बोतल हर घर में होती है ना, उसे ये बाहर फेंकते हैं ना। आज के बाद बोतल को बाहर नहीं फेंकना है, नए पॉलिथीन कचरे को बाहर फेंकना है। जैसे पॉलिथीन घर के अंदर आया, एक इतना सा लकड़ी का डंडा लो और उस बोतल के अंदर ठूस के भर दो। 1 लीटर वाली बोतल में 150 ग्राम कचरा भर सकते हैं और 2 लीटर वाली में 350 ग्राम पॉलिथीन भर सकते हैं। और उतना पॉलिथीन हमारे घर में 3 या 4 महीने में, कितने महीने में आता है? तो साल में कितने बोतल भरेगी? 2 या 3। नहीं तो पॉलिथीन को घर से बाहर गया, नहीं किसी गाय माता ने खाया, नहीं कोई नाड़ियाँ अवरुद्ध हुई, एक तरफ तो हिंदू गाय को पूछते, पहली रोटी गाय को देते हैं, दूसरी तरफ गाय को मारने का काम भी कौन करे? हम करें ना। हम क्या घर से बाहर नगर परिषद वाली गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी वाला शहर से बाहर बालवा रोड पर डाल देता है, वहाँ गायों का झुंड है, 100 गायें को खाती है। क्योंकि रविवार को टाइम मिले ना तो लेकर आना और फिर वो बाजार जाओ ना, कपड़े की थैली साथ लेकर जाना कि भाई साहब ने जो बताया ना वो झूठ तो नहीं होता, यहाँ देखो गायें खा रही। तो अब उस इको ब्रिक्स का क्या करना, जो बोतल में भरा ना पॉलिथीन, उस बोतल का क्या नाम दिया? उस इको ब्रिक्स का क्या करना? जला देना, जमीन में गाड़ देना। तो क्या करें? कबाड़ी वाला घर पर आता है ना, भाई साहब को दे दो कबाड़ी वाले को, वो आपको 10 रुपए भी देगा, नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, वापस रिसाइकल में चला जाएगा। फिर भी आप लोग क्या विद्यार्थी और रचनात्मक काम करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, जो मेड़ वाटिका होती है ना, वाटिका की मेड़ बना सकते हो आप, जमीन के अंदर डाल दो, आप और भी बैठने का मुद्दा बनाना है, टी टेबल बनानी है, शेल्फ की स्टैंड बनानी है, या पेड़ का गड्ढा बनाना है, तो जहाँ वो मिट्टी वाली सीमेंट वाली ईंट काम आती है ना, वहाँ आप इको ब्रिक्स को काम ले सकते हैं। अगर आप ठूस कर धोगे ना तो फिर पिचकेगी नहीं, मजबूत बन जाएगी। ये इको ब्रिक्स का रचनात्मक उपयोग आराम से सुन लिया ना। पेड़, पानी, प्लास्टिक, थोड़ी चर्चा पूर्ण गोचर करोगे, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे पूर्वजों ने गायों का सोचकर, तालाबों को सोचकर जो जमीन छोड़ी थी उस पर आजकल लोग कब्जा कर रहे हैं। और अगर लोग कब्जा नहीं कर रहे तो सरकारें भी उस जमीन को दूसरे विभागों में दे रही। अब आप सोच रहे हो सरकार दे रही तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार चुनने का काम किसका है? हमारे है ना। तो हमें जिम्मेदार नागरिक बनना है और हमारी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि भाई हमारे पूर्वजों ने गायों के लिए छोड़ी, तो इस जमीन का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी हुई नहीं हुई? तालाबों की और अरुणाचल की जो जमीन है उस जमीन का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये काम भी आप लोगों को साथ साथ में करना है। अब क्या हमें विद्यार्थी लोग हैं, बातें तो मैंने खूब सारी बता दी, लेकिन आपको समय नहीं, मतलब तालाब सफाई करने का या तालाब खोदने का, या आपके पास अनुभव नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? तो मैं 4-5 बातें और बता देता हूँ आप लोगों के लिए। आप पर्यावरण के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके पास समय नहीं है, या हमारे पिताजी के पास भी समय नहीं, रात को 9 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे चले जाते हैं। वो पर्यावरण का बहुत ज्यादा सोचते हैं, करना भी चाहते हैं लेकिन समय नहीं है। तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ। हरित क्रांति वो आप आराम से कर सकते हो। जैसे 1 महीने में 1 यूनिट बिजली बचाना, 1 महीने में 1 यूनिट बिजली आप बचा सकते हो ना, आराम से बचा
1 यूनिट बिजली बनाने में 800 से 850 ग्राम कोयले की आवश्यकता होती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए 1 किलो कोयले को अगर जलाते हैं तो कितना धुआं होता है ना। अगर आप लोगों ने 1 यूनिट बिजली बचा ली तो 1 किलो कोयले का धुआं कम कर दिया, तो ये पर्यावरण बचाने की बात हुई ना हुई, हो गई ना। अब 1 यूनिट बिजली कैसे बचानी है, जैसे हमारे घर में बाथरूम वाली लाइट 24 घंटे चालू रहती है और हम फोन लगाते हैं, चार्जर चालू है, अब हम सोचते हैं फोन तो लगा हुआ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, बिजली तो खपत नहीं हो रही, थोड़ी बहुत तो हो रही है। अभी हमें 1 पंखे की आवश्यकता, 3 पंखे चल रहे थे तो हमने 2 बंद कर दिए, हमारा दम तो नहीं घुटा ना। तो इस प्रकार हम छोटी छोटी बातों से बिजली बचा सकते हैं ना। तो महीने में 1 यूनिट एक विद्यार्थी आराम से बचा सकता है ना। हमारी क्या आदत बन गई है, कमरे के अंदर खिड़की है, खिड़की को हम लोगों ने बंद कर रखा है कि बाहर से धूप को आने ही नहीं देते और अंदर लाइट चालू कर देते। तो थोड़ी सी हम बाहर वाली खिड़की खोलकर लाइट को बंद रख सकते हैं ना, तो 1 यूनिट बिजली बची नहीं बची। दूसरी बात आती है 1 ग्राम केमिकल को भगाना। हम क्या रोज नहाते हैं और नहाते खूब साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, क्या हम हफ्ते में 2 दिन नहीं लगा सकते क्या? ये शैम्पू या साबुन ये इनमें भी खतरनाक केमिकल आता है, या बर्तन धोते हैं जो विम बार लेते हैं उसमें भी खतरनाक केमिकल है, तभी तो वो चिकनाहट उतरती है। हम सोचते हो कि इसमें कौन सा जहर है, कुछ जहर हमारे हाथों पर असर करता है, कुछ बर्तनों पर लगा रहता है, कुछ पेट में जाता है, बहुत खतरनाक है। अगर आपके मिट्टी से बर्तन साफ करने की सुविधा है तो आप मिट्टी से साफ करो। अगर शहरी लोग हो मिट्टी नहीं है या मिट्टी से साफ करने की वो व्यवस्था नहीं हो सकती तो ऐसा वो डिटर्जेंट पाउडर काम लो जिसमें कम से कम केमिकल हो। तो 1 महीने में 1 ग्राम केमिकल तो आप आराम से भगा सकते हो ना, कर सकते हो ना। सभी बोलो यस। 2 बातें हो गई हरित गति। मैं आपके घर आऊंगा, आप अभी यस ही बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो। तीसरी बात है 1 बीज से 1 पौधा तैयार करना। क्या करना? अब बीज के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे घर में जितने फल फ्रूट आते हैं ना उनके बीज सुखा लो, कचरे में बाहर मत फेंको और फिर उसी बीज को लगा लो। अब गमले के लिए कि बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमारे घर में डिब्बा है, 2 लीटर वाली बोतल है, चाय पत्ती वाली थैली है, डिटर्जेंट पाउडर वाली थैली है, फूटी हुई मटकी है, उसमें उस बीज का रोपण कर दो और उस बीज से जो पौधा होता है उस पौधे की 4, 5, 6 महीने सेवा करो तो 2-3 दिन का हो जाएगा। फिर उस पौधे को अपने आस पड़ोस में कोई मंदिर है, गौशाला है, जहाँ कहीं भी आपको जगह मिले वो लगाना। ये काम तो आप कर सकते हो ना। 3 बातें होगी। चौथी बात वो इको ब्रिक्स वाली मैंने बता दी। 1 प्लास्टिक को भगाना या 1 इको ब्रिक्स तैयार करना, ये आराम से कर सकते हो ना। पक्की बात है। तो ये हरित घर की जो छोटी छोटी मैंने बातें बताई है ये आप लोग आराम से कर सकते हो। 1 बीज से 1 पौधा तैयार करना, 1 यूनिट बिजली बचाना, 1 प्लास्टिक या 1 इको ब्रिक्स तैयार करना, ये तो आप कर सकते हो। 1 ग्राम केमिकल भगाना, ये तो आप लोगों के लिए है, कर सकता है ना। बोलो भारत माता की जय।